हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन संबंध व आर्थिकी। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं उत्पादन संबंध और आर्थिकी के बारे में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि प्रत्येक समाज को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है। उत्पादन होने पर ही व्यक्ति उपभोग कर पाता है। उत्पादन के लिए किसी न किसी प्रौद्योगिकी को अपनाना आवश्यक होता है और ये प्रौद्योगिकी समय के साथ साथ परिवर्तित भी होती रहती है ना। उत्पादन के लिए व्यक्ति को उत्पादन प्रणाली का सहारा लेना पड़ता है। उत्पादन प्रणाली क्या? उत्पादन प्रणाली में दो बातें प्रमुख रूप से आती है। पहली बात तो है ज्ञान, कला, कौशल, आज औजार और यंत्र आदि जिनकी सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा है वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए व्यक्तियों के बीच उत्पादन संबंधों का पाया जाना भी अनिवार्य होता है। किसी समय जागीरदार, जमींदार और किसानों के बीच में ये उत्पादन संबंध पाए जाते थे और वर्तमान आधुनिक समय में पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों और मजदूरों के बीच में ये उत्पादन संबंध पाए जाते हैं। उत्पादन के लिए व्यक्तियों के बीच संबंध पनपते हैं और इन संबंधों का मुख्य आधार उत्पादन के साधनों पर अधिकार का होना या नहीं होना होता है। जिन लोगों के पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन होती है, कल कारखाने हैं, पूंजी है, वे सामान्यतः उच्च वर्ग में आते हैं और जिन लोगों के पास में ये साधन नहीं होते हैं वे अपने श्रम को बेच करके अपनी आजीविका कमाते हैं। इस प्रकार से पूंजी के स्वामित्व अथवा उत्पादन के साधनों पर अधिकार के आधार पर उत्पादन संबंध पनपते हैं। मतलब उत्पादन के साधनों पर अधिकार के आधार पर या पूंजी के स्वामित्व के आधार पर उत्पादन संबंध पनपते हैं। मार्क्स ने भी सामाजिक परिवर्तन के अपने सिद्धांत में उत्पादन प्रणाली और उत्पादन संबंधों की विस्तृत रूप में वर्णन किया है ना। मार्क्स ने इतिहास की भौतिक व्याख्या की और कहा कि मानव इतिहास में अब तक जो भी परिवर्तन हुए हैं उसका संबंध उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण है। यानी जो भी परिवर्तन मानव इतिहास में अभी तक हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही हुए। इनका कहना है कि जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों का मानव के जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है, किंतु वे परिवर्तन के निर्णायक कारक नहीं है। निर्णायक कारक तो आर्थिक कारक अर्थात उत्पादन प्रणाली ही है, ऐसा मार्क्स का मानना है। मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ भौतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। इसकी आवश्यकता व्यक्ति को जीवित रहने के लिए होती है। इन मूल्यों या आवश्यकताओं को जुटाने के लिए मनुष्य को उत्पादन करना पड़ता है। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है और जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति उत्पादन करता है उन्हें प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी में छोटे छोटे औजार तथा बड़ी बड़ी मशीनें सम्मिलित होती है, लेकिन प्रौद्योगिकी में जब परिवर्तन आता है तो उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन आ जाता है। मार्क्स का कहना है कि मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी उत्पादन प्रणाली को अपनाता है। उत्पादन प्रणाली दो पक्षों से मिलकर बनी होती है। एक उत्पादन के उपकरण, प्रौद्योगिकी, श्रमिक उत्पादन का अनुभव
एवं श्रम कौशल, और दूसरा होता है उत्पादन संबंध, जो कि श्रमिक और मालिक के बीच में बनते हैं या क्रेता और विक्रेता के बीच में बनते हैं श्रमिक और मालिक के बीच में बनते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें औजार, श्रम और अनुभव एवं कुशलता की आवश्यकता होती है। साथ ही जो लोग उत्पादन कार्य में लगे होते हैं उनके बीच कुछ आर्थिक संबंध भी पैदा हो जाते हैं। जैसे किसान कृषि क्षेत्र में उत्पादन करने के दौरान मजदूरों, सुनार, लुहार एवं उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के खरीदारों से संबंध बनाता है। जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। उत्पादन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि यह किसी भी अवस्था में स्थिर नहीं रहती, सदैव बदलती रहती है। समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है। उत्पादन प्रणाली समाज का मूल है और उसी पर समाज की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचनाएं, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथाएं, विज्ञान, दर्शन आदि टिके हुए हैं। जिस प्रकार की उत्पादन प्रणाली होती है, समाज की अधिसंरचना यानी ऊपरी संरचना भी उसी प्रकार की बन जाती है ना, जिसमें धर्म, प्रथाएं, राजनीति, साहित्य, कला, विज्ञान और संस्कृति आदि आते हैं। ये भी उसी प्रकार की बन जाती है जिस प्रकार की उत्पादन प्रणाली होती है। जब उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज की ऊपरी संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है और समाज की संस्थाएं बदलती है तथा सामाजिक परिवर्तन होता है। मार्क्स का कहना है कि जब हाथ की चक्की से उत्पादन किया जाता था तो एक विशेष प्रकार का समाज था, और आज जब बिजली की चक्की है तो दूसरे प्रकार का समाज है, यानी आधुनिक जटिल समाज। और पहले हाथ से उत्पादन होता था तो सरल समाज था, है ना। तो जो पहले प्रकार के समाज से आज का समाज बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार कृषि का कार्य जब हल और बैलों की सहायता से तथा उत्पादन का कार्य कुटीर उद्योगों में छोटे छोटे औजारों से किया जाता था तो एक विशेष प्रकार का समाज, संस्कृति, धर्म और राजनीति थी। आज जब कि कृषि में ट्रैक्टर एवं वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग एवं बड़ी बड़ी मशीनों एवं कारखानों द्वारा औद्योगिक उत्पादन हो रहा है तो एक भिन्न प्रकार का समाज यानी वर्तमान औद्योगिक जटिल समाज पाया जाता है। इन दोनों ही अवस्थाओं की राजनीति, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, दर्शन, प्रथा, नैतिकता, लोकाचारों आदि सभी में बहुत ही अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने पर भी समाज में भी परिवर्तन आ जाता है ना। और इसके कारण ही उत्पादन में लगे लोगों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है। आज के युग में पूंजीपति व श्रमिकों में जो संबंध पाए जाते हैं वे कृषि युग के भूस्वामियों एवं मजदूरों के संबंधों से भिन्न हैं। मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। उधर जैसे कि कृषि युग में जमींदारों, कृषकों और कृषि श्रमिकों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों से एक विशेष प्रकार की आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ जिसे हम कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान समय में पूंजीपतियों, कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के संबंधों से मिलकर के बनने वाली आर्थिक संरचना कृषि युग की आर्थिक संरचना से बिल्कुल अलग है। इसे हम औद्योगिक आर्थिक संरचना या औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। जब उत्पादन के उपकरणों या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि जो कि आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं, इन सब में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और अधिसंरचना में भी परिवर्तन आता है जिसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और इसके साथ ही उत्पादन संबंधों में भी परिवर्तन आता है। तो मार्क्स कहते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं, समाज
मानव समाज का इतिहास इन दो वर्गों के संघर्ष का इतिहास ही रहा है ना। एक वर्ग वह वर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रहा है, और दूसरा वह वर्ग है जो श्रम के द्वारा जीवन यापन करता है। इन दोनों वर्गों में अपने अपने हितों को लेकर के संघर्ष होता है, और इन दोनों वर्गों में उत्पादन संबंध भी बनते हैं। प्रत्येक वर्ग संघर्ष का अंत नए समाज एवं नए वर्गों के उदय के रूप में प्रत्येक वर्ग संघर्ष का अंत नए समाज एवं नए वर्गों के उदय के रूप में हुआ है ना। वर्तमान समय में भी पूंजीपति और श्रमिक दो वर्ग हैं जो अपने अपने हितों को लेकर के संघर्षरत है ना। इस प्रकार से वर्ग संरचना ही प्रकृति इस प्रकार से वर्गों की रचना एवं प्रकृति ही समाज व्यवस्था का निर्धारण करती है। एक युग के वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप नए वर्गों का जन्म होता है, नई समाज व्यवस्था का जन्म होता है, और इस परिवर्तन के कारण ही उत्पादन संबंधों में भी परिवर्तन होता है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।